अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र के अनुदानों के मांग पर की चर्चा पर आपने मुझे एक मौका दिया। मैं अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहता था कि वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उनको दिया गया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि पूर्व में भी जब सरकार पहली बार बनी थी तभी भी रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इनके साथ ही वो जिम्मेदारी थी। और शायद प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जी की मन की बात सुन ली और देश की सुरक्षा के बावजूद उन्होंने उनको गोवा के सुरक्षा के लिए प्रस्थान करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, देश के नागरिक आज चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि सीमावर्ती इलाके पर हमारे जवान मुस्तैदी से इस भारत माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए चाहे जीवन की बलिदान देनी होती है वो देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बजट का प्रस्ताव को जब मैं देखता हूं तो जब जवानों की बात आती है तो न जाने क्यों यह सरकार की नींद ही नहीं टूटती। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था, और मैं कोट करना चाहूंगा, कि आप मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको एक मजबूत भारत दूंगा, अनकोट। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जनता ने इनको एक सुनहरा मौका दिया, लेकिन 3 साल से हमारे सेना बल की विकास, हमारी सेना बल की प्रगति में समाधान आज तक ये क्यों नहीं निकाल पाए। सेना के तीनों अंग, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, काया पलट की करा की आवाज उठ रही है, लेकिन बजट के प्रावधानों में कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई। मैं मानता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में इस सदन में चाहे हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, एक ही मत होनी चाहिए। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा दायित्व भी है कि सरकार को हम सचेत करें, सतर्क करें, कमियों को हम लोग उजागर करें, ताकि देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा पर कभी भी प्रश्न चिन्ह न लग पाए। अगर आज अध्यक्ष महोदय भारत के ज्योग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों का आकलन हम करें तो आज वस्तुस्थिति क्या है। हमारे ईस्टर्न फ्लैंक को हम देखें, पूर्वी क्षेत्र को देखें, जहां एक तरफ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में चीन दखलंदाजी कर रही है, मणिपुर और नागालैंड में नए इंसर्जेंट्स के साथ हम लोग जूझ रहे हैं। वहां अक्साई चीन में डिफेंसिव क्यों ले रहे हो आप? डिफेंसिव पोजीशन में क्यों हो? आपको तो सत्ता में लाया गया है बेहतरी करने के लिए। भाई शुरुआत से ही डिफेंसिव पोजीशन में मत रहिए निशिकांत जी। आपको वहां की रियलिटी समझा रहे हैं, आप नए आए हो। अक्साई चीन में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। वेस्टर्न फ्लैंक में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है। एलओसी में फायरिंग हो रही है अध्यक्ष महोदय, और हर दिन प्रतिदिन आतंकी भारत के सीने पर नया घाव लगा रहा है। पिछले साल जम्मू और कश्मीर में 4 साल से ज्यादा सीज फायर वायलेशन और आतंकी घटनाएं घटी, और हमने पठानकोट देखा है, हमने उरी देखा है, और उसके बाद आपकी पीओके तो आपने तो मान लिया है कि पीओके पाकिस्तान की धरती है। आपके प्रधानमंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा। जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा मुझसे आपका पोल खुलवाओगे। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय कि जहां एक तरफ पश्चिमी फ्लैंक पर जहां एक बार पठानकोट की घटना हुई, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करवाया, जिसका समर्थन हम सब ने किया था,
उसके बाद पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर और भी बढ़ गई, और उसके बाद क्या मिला देश को? अगर आप मेरा वक्तव्य पढ़ते तो शायद ये प्रश्न संसद में न करते। कठिनाई है कि आप ना अखबार पढ़ते हो ना आप टीवी देखते हो, बयानबाजी आप बार बार करते रहते हो। तो चाहे अध्यक्षा महोदय प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की, चाहे नगरोटा हो, पांपोर हो, पूंछ हो, गुरदासपुर हो, यही नतीजा निकला है। और चाहे लश्कर तौयबा हो, JEM हो या JED हो, इनका एक ही मकसद है कि हमारे आर्मी कैंप्स को इन्होंने निशाना बनाया। अब जहां पूर्वी फ्लैंक और पश्चिमी फ्लैंक की हम बात करें, वहां हम अपनी उत्तरी फ्लैंक की भी हम चर्चा करें। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों देशों की मिली भगत के आधार पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जमीन के आधार पर यह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ग्वादर पोर्ट में चीन निवेश कर रहा है, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि ग्वादर पोर्ट जब एक बार बन जाएगा, उसके बाद 1 लाख चीनी ट्रूप ग्वादर पोर्ट हमारे पश्चिमी फ्लैंक पर तैनात होंगे। समुद्री सीमा की हम चर्चा करें, वहां तनाव समुद्री सीमा में भी अध्यक्षा महोदय बढ़ रहा है। चीन शातिरता से, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी, कोशिश कर रहे हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। चाहे म्यांमार में कोको द्वीप में निवेश, क्वाकफू पोर्ट में निवेश, चाहे बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट में निवेश, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में निवेश, अपने स्वार्थ के लिए विकसित इन सारी देशों में अपने निवेश के द्वारा ये करना चाहते हैं। इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी दोनों में जब चीन का दबदबा पड़ेगा, तब आकलन हम लोग कर रहे हैं या नहीं कि हमारे ट्रेड रूट्स के ऊपर क्या दबाव पड़ने वाला है। आज चीन 2 सबमरीन बांग्लादेश को बेच रहा है। श्रीलंका के साथ मछुआरों के मामले पर हमारा तनाव बढ़ रहा है, और जिस पाकिस्तान को हमने पिंजरे में कैद करके रखा था अध्यक्षा महोदय, आज वो पाकिस्तान भारत के ऊपर पलटवार कर रहा है। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, आप मानो या ना मानो। और जिस चीन की बात आप लोग ने की थी कि हम लोग लाल आंख दिखाएंगे चीन को, अरे वो चीन भारत के माटी पर आकर ब्रिक्स के सम्मेलन में पाकिस्तान का समर्थन करके चला जाता है, और आप देखते ही रह जाते हो। असलियत है अध्यक्षा महोदय कि युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन आज हमें मुस्तैदी से तैयारी करनी होगी हर संभावना के लिए। और 3 साल से रक्षा क्षेत्र को हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की ना तो कोई नीति है और ना कोई नीयत, और यह सीधे सीधे बजट में झलकता है। अगर बजट के प्रावधानों को हम देखें तो इस साल रक्षा बजट को केवल 6% बढ़ाया गया। महंगाई के माहौल में जब भारत का मुद्रा विदेशी मुद्रा के दरमियान गिर रहा है, क्या यह 6% स्वयं में काफी है? 1962 से अध्यक्षा महोदय, यह पहली बार हमारे भारत में हुआ है कि जीडीपी का भाग रक्षा बजट केवल 1.5% तक सीमित हो चुका है। पहली बार 1962 से। यूपीए सरकार के समय में यह 2.5% तक बढ़ चुका था, और कई कमेटियों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि भारत का रक्षा बजट कम से कम 3% होना चाहिए। परसेंटेज ही देखना पड़ेगा अनुराग भाई, क्योंकि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, जीडीपी का भाग के आधार, प्रतिशत के आधार पे ही वो राशि हमें देनी होगी। जब जीडीपी बढ़ रहा है तो केवल राशि नहीं, उसका परसेंटेज हमको देखना होगा। तो वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय कि आज मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र को ताक पर क्यों रख दिया है। पर्याप्त वेतन और पर्याप्त पेंशन हमारे जवानों को देना, यह हमारा दायित्व नहीं होना चाहिए, यह हमारा धर्म होना चाहिए।
हमने भी निभाया है, मैं उस पर भी आऊंगा, आप चिंता मत करो। मुस्कुराते हुए सब कुछ कह भी दिए, मुझे मालूम है। मिलिट्री को और ताकतवर बनाने के लिए नए हथियार हमको देने होंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से आधुनिकीकरण हमें लाना होगा। और हैरियत की बात है कि जब हम कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात देखें इस बजट का, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सुरक्षा बल की भविष्य को परिभाषित की जाती है, ये कैपेक्स केवल बजट का 86,000 करोड़ तक सीमित हो चुका है। और अगर आप 3% जीडीपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देते तो सेना बलों को 3 लाख करोड़ मिलता, जिसके आधार पर अस्त्र शस्त्र के कठिनाइयों का समाधान हम लोग निकाल पाते। और ये 86,000 करोड़ भी जो आपने दिया है, इसमें से 90% राशि जो ऑलरेडी हम लोगों की कॉन्ट्रैक्टेड लायबिलिटीज है, राफेल फाइटर्स के लिए, सुखोई फाइटर्स के लिए, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 90% राशि उसी के भुगतान में जाने वाला है। मतलब बचा केवल 10%। अब प्रश्न यह है इस संसद के अंदर कि क्या 10,000 करोड़ रुपए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त है? इसका जवाब आपको देना होगा। कठिनाई यह है अध्यक्षा महोदय कि आज हमारे जवानों को नए हथियारों मिलते नहीं है जो सीमा पर जूझ रहे हैं, और ये सरकार ना तो एडिक्वेट बजट दे रही है, और जो बजट भी दे रही है वो भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पा रहा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कैपेक्स के लिए राशि भी दी गई है अध्यक्षा महोदय, पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय के द्वारा लौटाया गया, और 2015-16 में 13,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय से दोबारा लौटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में 2013 में कहा था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट से घुसपैठ हो रहे थे, उन्होंने कहा था, और मैं कोट करना चाहता हूं, यह सब सेना की कमजोरी के कारण नहीं हो रहा है, यह सब सीमा की समस्या नहीं, यह दिल्ली की समस्या है। इस समस्या का समाधान भी दिल्ली से खोजना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान दिल्ली में सक्षम देशभक्त सरकार बनाकर हो ही सकता है, अनकोट। अब मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, कहां गई आपकी देशभक्त की सरकार? क्यों रक्षा क्षेत्र के समाधान और विकास और प्रगति हम नहीं ला पाए? और इसका उत्तर रहस्यमय नहीं है, इसका उत्तर साफ साफ है। वो कभी समाधान तभी हो पाएगा अध्यक्षा महोदय जब हमारे रक्षा मंत्री दिल्ली में तो मौजूद रहे। जब रक्षा मंत्री दिल्ली में नहीं तो समाधान कहां से निकल पाएगा? पूर्व रक्षा मंत्री की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम था कि आप उचकोगे, मुझे मालूम था कि आप उचकोगे। आपके सीट के अंदर जो स्प्रिंग लगा है उसके आधार पर आप उचकते ही जाओगे। मैं पूर्व रक्षा मंत्री जी की बात कर रहा था। अब आर्म फोर्सेस की अगर हम लोग समीक्षा करें अध्यक्षा महोदय, अभी भी पार्ट टाइम आर्मी की अगर हम बात करें, रक्षा मंत्री गोवा के मुख्यमंत्री पड़ी थी। पठानकोट के हमले के बाद अध्यक्षा महोदय सरकार ने आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोज के अंडर एक कमेटी गठित की थी समाधान निकालने के लिए। पिछले मई में लेफ्टिनेंट जनरल कंपोज ने अपनी रिपोर्ट इस सरकार को दी है, और आज तक वो रिपोर्ट धूल खा रही है। और उसके बाद अगर देश को कुछ मिला तो उरी और नगरोटा का हमला मिला। आज हमारे फॉरवर्ड बेसिस में फ्यूल सिक्योरिटी के लिए, स्टोरेज के लिए कोई प्रावधान नहीं। फायर रिटार्डेंट टेंट्स की तो हम बात की भूल ही जाए। फेंसिंग और पेरिफेरल बाउंड्री वॉल आज तक हमारे फॉरवर्ड बेसिस आर्मी कैंप्स में नहीं लगे। क्या आज हमारे सुरक्षा के जवानों की जान इतनी सस्ती हो गई है? और उपकरण की हम बात करें, 3.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी, आज 3 साल में केवल 50,000 ये दे पाए। कब वो बाकी ये दे पाएंगे, ये प्रश्न इस संसद में उठेगा। बुलेट प्रूफ हेडगियर की किल्लत है। कहा जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि हमारी आर्मी रात के समय में ऑपरेशनली ब्लाइंड हो जाती है क्योंकि नाइट विजन डिवाइसेस हमारे पास नहीं है। हमारे स्नाइपर्स के पास आधुनिक साइट्स नहीं है। पाकिस्तान के स्नाइपर्स ने
उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे सीमावर्ती इलाके पर एक एक करके हमारी जवान की जान ली, लेकिन हमारे स्नाइपर्स के पास पुराने आज भी ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल के साइट्स आज मिल पा रहे। सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है अध्यक्षा महोदय कि वॉर वेस्टेज रिजर्व्स को देखा जाए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि अगर युद्ध हो तो कितने दिन हमारे पास स्टॉक है उस युद्ध का सामना करने के लिए। कम से कम 40 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। लेकिन आज आधा नहीं, आपने तो बजट घटा दिया उसका। आधा नहीं, केवल 10 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व का स्टॉक है। और आज अध्यक्षा महोदय विश्व की दूसरी बड़ी आर्मी का क्या हाल है? कमी है 2 लाख असॉल्ट राइफल की, 1.5 लाख कार्बाइन की, 16,000 गनों की, 3,500 स्नाइपर राइफल्स, और खर्च में कमी रोज दिन प्रतिदिन की जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ने अध्यक्षा महोदय अपने रिपोर्ट में कहा है, और मैं कोट करना चाहता हूं, वी आर डिस्टर्ब्ड एट द गवर्नमेंट्स अपैरेंट लैक ऑफ सिंसेरिटी टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डिस्पाइट रिपीटेड अटैक्स, अनकोट। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस आलोचना को भी आप देशद्रोही का दर्जा दोगे? जो दल अध्यक्षा महोदय आर्मी को दुहाई देती है, उस आर्मी की स्थिति आपने क्या बना दी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अध्यक्षा महोदय 25,252 करोड़ रुपए आपने इस साल दिए, और उसमें से 23,000 करोड़ आर्मी के पूर्व के कॉन्ट्रैक्ट्स के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आधुनिकीकरण के लिए आपने बजट में 6.5% कटौती करके दे दी, 21,535 करोड़ से 20,148 करोड़। जहां फंड्स की तंगी हो और आप कहें कि जवान मुस्तैदी से कार्य करे सीमावर्ती इलाके पर, हथियार की कमी के आधार पर अध्यक्षा महोदय ये देशवासियों के साथ नाइंसाफी नहीं है, हर उस मां के साथ नाइंसाफी है जिसका लड़का सरहद पर खड़ा होता है। ये नाइंसाफी अध्यक्षा महोदय हर उस बच्चे के साथ है जिसका पिता पाकिस्तान के स्नाइपर्स के हथियारों के आधार पर शहीद हो जाता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समाधान और पर्याप्त संशोधन नहीं। आज हमारे आर्मी के जवान अध्यक्षा महोदय कपकपती सर्दी देख ली, गर्मी की लू देख ली, लेकिन आज तक अच्छे दिनों का सामना हमारे जवानों ने नहीं किया है। अब एयरफोर्स की अगर हम समीक्षा करें अध्यक्षा महोदय, वायुसेना की तो हालत और भी नाजुक है। 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के मुताबिक आज हमारे पास 33 स्क्वाड्रन्स हैं। मैं बता रहा हूं, ये क्या हो रहा है? थोड़ी क्षमता तो रखो देखने के लिए, सुनने के लिए, थोड़ी तो क्षमता रखो। अभी भी आप विपक्ष में हो या सरकार में हो, और थोड़े मुस्कुरा लो। ये बैठे बैठे इतने गुस्से मत दिखो निशिकांत जी। आप उनके जवाब भी नहीं देंगे। तो हमारे पास अध्यक्षा महोदय 33 स्क्वाड्रन्स हैं, और कहा गया है कि 2027 तक ये घटकर 19 हो जाएंगे और 2032 तक घटकर 16 हो जाएंगे। और ये भी हम याद रखें कि इसी साल हमारे MiG-21 और MiG-27 भी फेज आउट होने वाले हैं। हमने सोचकर, विचारधारा करके, विश्लेषण करके हमें सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 फ्रंट अगर वॉर हो, क्योंकि ये दोनों मिलीभगत के साथ पर काम कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में चीन है, पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन, साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। तो आज जब एक तरफ पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर फाइटर्स हैं, चीन के पास J-10 और J-20 के फाइटर्स हैं, क्या भारत को 5th जनरेशन एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना चाहिए? यह प्रश्न आज उठता है। और जब हमारे IAF के चीफ, एयरफोर्स के चीफ स्वयं BS धनोआ जी ने कहा है, एंड आई कोट, our numbers are not adequate to fully execute an air campaign in a 2-front scenario, unquote. आज ये सरकार कर क्या रही है? मेरे दोस्त निशिकांत जी ने पूछा था मुझसे कि आपने क्या किया। मैं बताऊंगा कि हमने क्या किया। यूपीए सरकार के समय में अध्यक्षा महोदय हमने रफाल की डील की थी, 125 126 की डील, 126 की डील, ताकि वायुसेना के क्षेत्र में हर संभावना के आधार हम लोग आगे चल पाए। मतलब 7 स्क्वाड्रन, 33 से बढ़कर 40 स्क्वाड्रन हमारे हो जाते।
लेकिन आज आपने क्या किया है? 3 साल में सरकार में बैठकर राफेल की डील जो 7 स्क्वाड्रन की थी उसको घटाकर केवल 2 स्क्वाड्रन तक आपने सीमित कर दी। 1 to 6 से केवल 36 फाइटर एयरक्राफ्ट। बाकी कहां से आएंगे आप? और वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय कि यूपीए सरकार ने कहा था कि 125 एयरक्राफ्ट के में से 108 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे। भारत में बनेंगे मतलब निवेश भारत में होगा, भारत में बनेंगे मतलब नौकरियां भारत में बढ़ेंगी, भारत में बनेंगे मतलब भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी, भारत में बनेंगे मतलब आसपास के क्षेत्र, आईटी का क्षेत्र, रेडार, जीपीएस में भी इसकी संभावना बढ़ पाएगी। और आपने क्या किया? पहला कदम आपने उठाया कि 7 स्क्वाड्रन से आपने 2 स्क्वाड्रन तक सीमित कर दिया। वो 36 से 36 आप फ्रांस से खरीद रहे हैं और उसका दाम यूपीए का समय में एक फाइटर का दाम हमने सुनिश्चित किया था 715 करोड़, आपने बढ़ाकर उसको 1615 करोड़ कर दिया, 2.5 से ज्यादा दुगना दाम। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप बना नहीं सकते क्षेत्र को तो कम से कम सत्यानाश तो मत करो हमारे एयरफोर्स के क्षेत्र का। हमारे एयरफोर्स के जवान के दिल की तमन्ना है आसमान को छूने के लिए। आपने उनको पंख नहीं दिए, लेकिन आपने उनके पंख काटने का काम आपने किया। नेवी की अगर हम बात करें अध्यक्ष महोदय तो 2027 तक हमको 212 वॉरशिप्स की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय मुझे 5-6 मिनट की जरूरत है क्योंकि मैं विश्लेषण कर रहा हूं, मैं पहला स्पीकर हूं अध्यक्ष महोदय। आपका दूसरा 138 वॉरशिप्स की हमारी क्षमता आज है, 458 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, आधे भी नहीं है हमारे पास। और समुद्र सीमा बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। हमारे पास आज नेवी के क्षेत्र में 11% कैपेक्स लौटाया गया है, 12% की कटौती की गई है कैपेक्स में इस सरकार के द्वारा। केवल 67% नेवी की डिमांड को इन्होंने स्वीकृत करवाया। और आज जहां जहाजों की जरूरत है यहां ये सरकार कैपेक्स में भी कटौती कर रही है। आज अध्यक्ष महोदय मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा ढोंग है सरकार का और धोखा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एंड आई कोट, इंडिया इज वर्ल्ड टॉप डिफेंस इंपोर्टर का जो तमगा जल्द हट जाएगा भारत के माथे से, अनकोट। वादा किया था कि 2020 तक 70% हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। लेकिन आधुनिकीकरण की जब हम बात करते हैं, एयरफोर्स को जो 22,000 करोड़ रुपए दिया गया है, हिंदुस्तानी विक्रेताओं से कितना खरीदा? केवल 268 करोड़, केवल 1%। और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी जो डिफेंस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में अटकी हुई है, उसके आधार पर सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अब होल्ड पर रखे गए। हम एफडीआई की बात करते हैं, ये सरकार ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में 3 साल में एफडीआई में अध्यक्ष महोदय केवल 1 करोड़ 13 लाख का प्रस्ताव आया और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के आधार पर केवल 1 प्रस्ताव। हमारे साइंटिस्ट तेजस और हमारे अर्जुन टैंक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज और भी जरूरत है कि रिसर्च में, डीआरडीओ में हमारे पीएसयूज को और प्रावधान बजट का किया जाए। और जब हमारी सेना ही नेवी तेजस को न ले पाए, आर्मी अर्जुन टैंक्स को न ले पाए, तो फिर दूसरे देशों में हम इनको कैसे बेच पाएंगे? ये प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने संदेश को सोल्जर्स की बात की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब नायक यज्ञ प्रताप ने अपनी विडंबना सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उस समय में उनको उनकी मार्मिकता से उनका समाधान, कठिनाई का समाधान करने के बदले उसको हॉस्पिटल भेजा गया और उसके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने कहा था कि आज हमारे हाई ऑल्टीट्यूड पर हमारे जवानों को ठीक खाना नहीं दिया जाता, खाने का प्रबंधन नहीं किया जाता। और मेरे दोस्त अनुराग ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की। 1 रैंक 1 पेंशन यूपीए सरकार ने मंजूर करवाया था और आखिरी बजट में प्रवेश करवाया था। आपका 1 रैंक 1 पेंशन, आपका 1 रैंक 1 पेंशन अध्यक्ष महोदय, आपका 1 रैंक 1 पेंशन केवल एक 1 टाइम इंक्रीज है। आर्मी के क्या मांग है कि 2015
2015 को बेस ईयर बनाया जाए, आपने 2014 को बेस ईयर बनाया है। आर्मी के जवान की मांग है कि हर साल रिव्यू होना चाहिए, आपने 5 साल में एक बार रिव्यू करवाया है। आर्मी की मांग है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए प्रावधान किया जाए, आपने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं की। और जब रामकिशन ग्रेवाल ने अपना जीवन लिया तब उनके परिवारजनों के साथ आपने क्या सलूक किया, ये देश की जनता को मालूम है। तो ये मुखौटा आपके सिर से आज उतर गया। अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार ने सदैव हमारे जवानों के लिए जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद किया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी ने ये कहा है कि ये वोफुली इनएडिक्वेट है ये बजट। कब इस सरकार की गहरी नींद टूटेगी और आधुनिकीकरण आप नहीं करेंगे तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज वे वित्त मंत्री और मैं समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों हैं। एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से गया है नॉन लैप्सेबल फंड के द्वारा। आज जवानों की ये मांग है कि इसे आप स्वीकृत करवाएं और इसे आप अपने तरफ से पूरी तरह से इसको सहमति दें, ताकि वो संदेश जवानों के लिए जाए कि उनके आधुनिकीकरण से कोई समझौता नहीं होगा। बहादुर जवानों के जुबान नहीं, उनके हथियार बोलते हैं, ताकत बोलती है, ये बीजेपी सरकार ने कहा। लेकिन आज ये एनडीए सरकार की केवल जबान बोलती है। अध्यक्ष महोदय, आज आर्मी के जवानों को शस्त्रों नहीं, पेंशन नहीं, खान पान नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कैसे भूल जाते हो वीरों को जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, कैसे भूल जाते हो वीरों को जिन्होंने प्राण गंवाए हैं। कुछ याद उनको भी कर लो जो घर लौट कर नहीं आए हैं, कुछ याद कर लो उनको भी जो घर लौट के नहीं आए हैं। जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है। यह कैसी लापरवाही, यह कैसी आपकी मनमानी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।